नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम देखते हैं और उनके नोट्स प्रिपेयर करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आज स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कहाँ से, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे से। 28 जुलाई को आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, जिसे हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के नाम से जानते हैं। इस बार जो आपका संरक्षण दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम थी आपकी वो थी लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप से रहना। ये इस बार की आपकी थीम थी। अगर आपके नेचर यानी प्रकृति की कंजर्वेशन की बात करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन ऐसी अमूल्य चीज है जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। आप खाने के बिना तो एक समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन प्रकृति में जो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, जो जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है, वो आपको फ्री में दे रही है, तो उस प्रकृति का संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, इतने यहां पे आपको ये चीजें समझनी चाहिए प्रकृति के बारे में। अगर हम बात करेंगे हमारी सरकार की, हमारी भारत सरकार की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन क्या हमारी भारत सरकार प्रकृति के लिए कुछ कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है। भारत सरकार ने बहुत सारे एक्ट यानी कानून बनाए हैं और बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क हो गए, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए। ऐसे आरक्षित क्षेत्र हमारी सरकार ने बहुत जगह बना रखे हैं और इसमें क्या करती है, वो वाइल्ड लाइफ को क्या करती है, संरक्षित करती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। चलिए देख लेते हैं कुछ एक्ट को जो आपको याद रखने हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? अगर आपसे पूछा जाए वन्यजीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपसे पूछा जाए हमारी सरकार कब लेके आई, तो 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। साथ में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? अगर पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा जाएगा, प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना 1986 में, 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। इस तरह से हमारी सरकार क्या करती है, हमारे नेचर यानी प्रकृति को संरक्षण देने का काम करती है। फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है आपका, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? तो 1980 में आया। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका कब आया? तो 1980 में आया। साथ में एक ऐसी बॉडी भी बनाई गई है जिसमें आप अपने न्याय को भी ले सकते हैं, यानी ये बॉडी किसका काम करती है? न्याय देने का काम करती है। किसके संबंध में न्याय देने का काम करती है? तो पर्यावरण के संबंध में न्याय देने का काम करती है। नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। इतनी बात याद रखना है। साथ में याद रखना है इसके हेडक्वार्टर आपको, यानी एनजीटी कहां मिलेगा? तो आपको कहां मिलेगा? तो दिल्ली में मिलेगा। एनजीटी कहां मिलेगा? तो आपको कहां मिल जाएगा भाई? दिल्ली के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो एनजीटी ने अगर किसी भी पर्यावरण संबंधी, जैसे कि पर्यावरण किसी भी जानवर से, किसी भी व्यक्ति की जो है हत्या हो जाती है तो उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाता है, तो मुआवजे के क्लेम के लिए आप एनजीटी जा सकते हैं, न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन एनजीटी में वो मुआवजा जल्दी मिल जाएगा। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसे बोलते हैं। तो एनजीटी में आपको क्या होगा? जल्दी से आपको आपका मुआवजा मिल जाएगा। ये एनजीटी जो आपकी प्राधिकरण है या अधिकरण इसे भी बोलते हैं, ये एनजीटी जो है ये न्याय देने का काम करती है। साथ में ये किस चीज से संबंधित न्याय देने का काम करती है? तो हमेशा याद रखना है पर्यावरण, वन्यजीव या इन ऐसी चीजों से संबंध होगा तभी ये न्याय देने का काम करती है। क्या एनजीटी जो द्वारा दिया गया न्याय हम चैलेंज कर सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में? तो बिल्कुल 90 दिन के अंदर जो न्याय हमें दिया गया है एनजीटी के द्वारा, उस न्याय को 90 दिन के अंदर हम चैलेंज भी कर सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इतनी बात आपको यहां पे याद रखनी होगी अबाउट अवर एनजीटी और हमारी सरकार के बनाए हुए अधिनियम, हमारी सरकार के बनाए हुए संरक्षित क्षेत्र। क्या विश्व
विश्व कुछ कर रहा है इनके लिए, तो बिल्कुल विश्व की कुछ संस्थाएं हैं जिनका एक का नाम IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक है यूनिप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक है UNDP, और भी बहुत सारी हैं, वर्ल्ड वाइड फंड, ये भी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये तो आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित आ गई। तो बहुत सारी ऐसी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय आपके पहल की जा रही हैं, किसको बचाने के लिए, आपके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। छत्तीसगढ़ में आपके सभी चीजें सर जो है पढ़ा रहे हैं आपको शानदार तरीके से। इकोनॉमी जो इस तरह की एक मुद्रा फ्रॉम गौमूत्र, तो ये गोधन न्याय योजना आपकी चलाई जा रही है, जिसमें 4 रुपए पर लीटर आपकी यूरिन जो है आपकी गाय की जो है परचेज की जा रही है। सेकेंड पॉइंट अगर हम यहां पे देखेंगे तो ICMR इनवाइट्स बिड्स टू डेवलप वैक्सीन मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स समय के साथ बढ़ता जा रहा है और मंकी पॉक्स को बढ़ते हुए देखते हुए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या किया है, आपकी विड्स दी है, यानी कौन जो है मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाएगा, इसका क्या किया है, विड्स दिया है, यानी इसका बोली लगाई है कि कौन भाई मंकी पॉक्स के लिए जो है क्या बनाएगा, वैक्सीन बनाएगा इस वायरस के लिए। तो याद रखना, जब भी आपकी क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है, जब भी आपकी क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो वायरस होता है उसे आइसोलेट किया जाता है, यानी एक जगह रखा जाता है। इस आइसोलेशन के बाद इस पे जो है काम होता है। पहले सबसे बड़ा काम है आइसोलेशन ऑफ वायरस। वायरस का आइसोलेशन कर दिया गया है, ये पहला स्टेप आपके ICMR ने उठा लिया है, और दूसरे स्टेप में वो जो है बिड्स जो है बोली लगा रहा है कि कौन वायरस को बनाने में हेल्प करेगी, कौन सी वायरोलॉजी जो है हेल्प करने वाली है। यहां पे अगर बात करें हम ICMR की, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, जो कि आपका नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, जो कि आपका कहां मिल जाएगा, आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में याद रखना, इसकी स्थापना बहुत पुराने टाइम में हुई थी, 1911 में हुई थी, तब ये ICMR नहीं था। अब इसका नाम बदल के 1949 में ICMR कर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ICMR की अगर बात करेंगे तो इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो न्यू दिल्ली में मिलते हैं। न्यू दिल्ली में इसके आपको मुख्यालय देखने को मिल जाते हैं। और याद रखना, बायोमेडिकल रिसर्च, जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है उसकी सबसे ऊंची बॉडी है बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल अगर रिसर्च करनी है आपको, तो सबसे जो अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी का मतलब होता है सर्वोच्च जो आपकी बॉडी है, वो क्या हो जाती है, ICMR हो जाती है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च हो जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में, नाम बदला गया था, लेकिन स्थापना 1911 में हुई थी। साथ में नई दिल्ली में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना, जब भी कोई आपका नया वैक्सीन बनता है तो नया वैक्सीन जो है ट्रायल से निकलता है। वैक्सीन बनने के बाद ट्रायल्स फेज जो होते हैं, तो ICMR ने एक ट्रायल फेज के लिए एक आपकी क्या संस्था बनाई है, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री एक संस्था बना दी है, क्लिनिकल ट्रायल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी वैक्सीन को बनाने में। वैक्सीन वायरस जो है लिया जाता है, अभी कैसे होता है मैं बताता हूं। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया है ना, ये आपकी जो है एक संस्था बनाई गई है। किसके अंतर्गत बनाई गई है, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया। ये किसके अंतर्गत ये संस्था बनाई गई है, तो ये संस्था आपकी बनाई गई है ICMR के द्वारा। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि जब वैक्सीन बनती कैसे है, हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। वो जो इम्यून सिस्टम है वो ही एंटीबॉडी तैयार करता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। और यही एंटीबॉडी किससे लड़ाई करती हैं, फाइट करती हैं, तो ये वायरस से फाइट करती हैं।
वायरस से फाइट करती हैं। अलग अलग तरह के वायरस के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी की जरूरत हमें अपनी बॉडी में पड़ती है। यानी जो जुकाम के वायरस से लड़ने वाला एंटीबॉडी है वो अलग होगा, मलेरिया के फीवर से लड़ने वाला जो एंटीबॉडी है वो अलग होगा, क्योंकि मलेरिया का वायरस भी डिफरेंट होगा, आपका टाइफाइड का वायरस डिफरेंट होगा, कोविड-19 का वायरस डिफरेंट होगा, मंकी पॉक्स का वायरस डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वायरस से लड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। अच्छा, फिर अगर मंकी पॉक्स का वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है तो क्यों हमारी बॉडी इतनी जल्दी से डिसीज्ड हो जाती है, यानी बीमार पड़ जाती है? तो इसका कारण है कि हमारे इम्यून सिस्टम को यह अभी पता ही नहीं है कि इस मंकी पॉक्स नामक वायरस के लिए हम कौन सी एंटीबॉडी बनाएं। तो इसे हम बताते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को हम ये बताते हैं कि आपको कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। और वो कैसे बताते हैं? तो वैक्सीन देके। अच्छा, वैक्सीन कैसे देते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, समझना है जरा आपको यहां पे कि वैक्सीन में जो मंकी पॉक्स की अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो वो जो मंकी पॉक्स वायरस है, जो बीक इसके वायरसेस हैं, जो बीक इसके, जैसे वायरस एक नहीं होता है, वायरस करोड़ों हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वायरस भी आपके नॉन लिविंग बीइंग क्रिएचर और लिविंग बीइंग क्रिएचर दोनों में आते हैं, क्योंकि वायरस दूसरों पे, एक पैरासाइट है, ये दूसरों पे जीता है। तो जो वायरस होता है वो बहुत वीक वायरस लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं, मंकी पॉक्स का ही वीक वायरस लेंगे और वीक वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। और जब आपकी बॉडी में वीक वो वायरस जाएगा तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो सोचेगा कि इस वीक वायरस के लिए ऐसा करते हैं, एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम को अभी पता नहीं है कि एंटीबॉडी मंकी पॉक्स वायरस की कैसे क्रिएट करनी है। लेकिन वो वीक वायरस होगा तो इम्यून सिस्टम आसानी से धीरे धीरे करके समझ लेगा और वो वीक वायरस आपकी बॉडी को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे इंपैक्ट करेगा। तब तक आपका इम्यून सिस्टम समझ जाएगा कि जो आपका एंटीबॉडी है मंकी पॉक्स के लिए वो कैसा बनाना है। ऐसा ही होता है। तो वैक्सीन में ज्यादातर उसी डिसीज के वीक वायरसेस ले लिए जाते हैं और वो वीक वायरस आपकी बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, और जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे उनके लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। ये सिस्टम होता है आपका किसका बनाने का? तो आपकी एंटीबॉडी या वैक्सीन बनाने का ये सिस्टम यहां पे हमें देखने को मिलता है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ग्लोबल चेस आपको पता है कि चेस ओलंपियाड जो है आपका, ग्लोबल चेस ओलंपियाड होने वाला है कहां पे? तो इसका 44वां संस्करण होगा। 44वां संस्करण होगा। कहां पे हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। चेन्नई में कहां पे? चेन्नई में आपके नेहरू स्टेडियम में ये जो है आयोजित किया जा रहा है। नेहरू स्टेडियम में ये इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। किसका? 44वें नेशनल ग्लोबल आपके ग्लोबल चेस ओलंपियाड का जो है आपका शुभारंभ किया जा रहा है। कब से शुभारंभ होगा? तो याद रखना आज ही से इसका शुभारंभ हो चुका है, 28 जुलाई, ठीक, याद रखना है ये आपको। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी जो है कंट्रीज इस चेस ओलंपियाड में भाग ले रही हैं तो 187 यानी 187 कंट्रीज आपकी इसमें भाग ले रही हैं। साथ में अगर बात करें चेन्नई आपकी किसकी कैपिटल हो जाएगी? तमिलनाडु की। और अगर आपसे पूछा जाए इसके चीफ मिनिस्टर तो एम.के. स्टालिन साहब इसके क्या हो जाएंगे? आपके चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और इस शुभारंभ की घड़ी में एम.के. स्टालिन साहब के साथ साथ आपके नरेंद्र मोदी भी नेहरू स्टेडियम में आपके क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे इस समारोह के उद्घाटन के लिए। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रखनी है विद रिस्पेक्ट टू अवर चेस ओलंपियाड। कुछ एक दो पॉइंट और यहां पे देख लेते हैं। जो आपकी टॉर्च होती है, जो आपकी मिसाल होती है, ये भारत के लगभग 75 शहरों में ले जाई गई है। 75 शहरों में ले जाई गई है। 75 सिटीज में आपकी ये जो टॉर्च है ये आपकी ले जाई गई है। और कितने दिन से ये टॉर्च जो है यानी ये मिसाल जो है घूम रही है? तो 40 दिन हो गए इस पूरे देश में हमारे 75 शहरों में घूमते हुए। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। साथ में 28 जुलाई को ये प्रतियोगिता शुरू होगी और 10 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। 10 अगस्त को क्या होगा? इस प्रतियोगिता का समापन हो जाएगा। चलिएगा, चेस के बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स पे। बर्मिंघम
2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करेंगे तो इसका भी आयोजन कब से शुरू हो रहा है भाई? 28 जुलाई आज की ही तारीख से जो है ये शुरू हो चुके हैं और ये आपकी 10 अगस्त तक नहीं, ये 8 अगस्त तक इनका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? तो बर्मिंघम में। कहाँ पे बर्मिंघम है? तो लंदन यानी इंग्लैंड में आता है। साथ में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आपके 15 जगह पे जो है क्या किए जाएंगे? 15 जगह पे अलग अलग खेल को खेला जाएगा। 15 टोटल वेन्यूज हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण वेन्यू है, महत्वपूर्ण स्थान है जहां पे हो रहे हैं। 15 वेन्यू हमें देखने को यहां पे मिलते हैं। कितने वेन्यू देखने को मिलते हैं? तो टोटल 15 वेन्यू यहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट वेन्यू की तो अलेक्जेंडर स्टेडियम, अलेक्जेंडर स्टेडियम जो है आपका एक इंपॉर्टेंट वेन्यू हो जाएगा। अलेक्जेंडर स्टेडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन्यू विद रिस्पेक्ट टू बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है अबाउट बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आ गए हैं आपके। क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया टू होस्ट वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इन, इंडिया जो है वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप कब होस्ट करने वाली है? तो 2025 में आपका वो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इंडिया में आयोजित किया जाएगा कब? 2025 में जो है आपका आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये जो है भारत में जो है कितनी, कौन सी बार, कौन से टाइम का जो है तो 5वीं बार का जो है आपका वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप है। 5वीं बार इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? तो भारत के अंदर होगा। साथ में इस आपके आयोजन में कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो 8 टीम्स इसमें जो है आपकी शिरकत कर रही हैं। 2-4 पॉइंट और इससे रिलेटेड हम यहां पे देख लेते हैं। तो इंडिया टू होस्ट वुमेन्स 50 ओवर वर्ल्ड कप इन 2025, सही बात है। बांग्लादेश जो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो है इसकी जो है क्या करेगा? आपका बांग्लादेश होस्ट करेगा। साथ में इंग्लैंड टू होस्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इन 2026, T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का है वो इंग्लैंड 2026 में होस्ट करेगा। श्रीलंका टू होस्ट इनॉग्रल T20 चैंपियंस ट्रॉफी इन 2027, श्रीलंका आपका T20 चैंपियंस ट्रॉफी का इनॉग्रेशन करेगा 2027 में, होस्ट करेगा इसको 2027 के अंदर। ठीक है, इतनी बात यहां पे। और 1-2 पॉइंट देख लीजिएगा। इंडिया रिटर्न्स आफ्टर 50 ओवर्स वर्ल्ड कप 2013, इंडिया में 2013 में लास्ट बार वर्ल्ड कप हुआ था। अब जो है आपका हो रहा है 50 ओवर्स वाला। चेयरमैन जो है आईसीसी के आपके ग्रेग वार्कले हो जाएंगे। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलते हैं? तो दुबई में देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड अरब इमीरात में आता है ये कहां आता है? यूनाइटेड अरब इमीरात में आता है, दुबई। ठीक, आईसीसी की फॉर्मेशन 15 जून 1909 में हुई थी। इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो है आपकी फॉर्मेशन यानी इसकी जो है आपकी गठन 15 जून 1909 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, जो कि आपकी कहां की यूनिवर्सिटी है? यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की। इन तीनों के बीच एक आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में ये आपका हुआ है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल नेटवर्क इन, ये आपका एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। किसके लिए नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है? तो एग्रीकल्चर यानी कृषि में अच्छा उत्पादन के लिए, कृषि में एग्रीकल्चर में अच्छे उत्पादन के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, साथ में आपके रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट
रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए क्या बनाया जा रहा है, यानी यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास हो जाएगा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या, रूरल डेवलपमेंट, NIRD, ठीक है। ये नेटवर्क जो है क्रिएट किया जा रहा है कृषि के रिसर्च के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये जो है काम किया जा रहा है। इस ज्ञापन पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किए गए हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। 2-4 पॉइंट और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो NIRD एंड PR सेलिब्रेटेड इस गोल्डन जुबली 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो है आपके हेडक्वार्टर रूरल के मिल जाएंगे नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है फॉर्म कब हुई थी, तो 20 जनवरी 1980 को जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी। गिरिराज सिंह साहब जो है इसके अभी आपके मिनिस्टर हैं। कौन है इस मंत्रालय के मंत्री? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह साहब हैं। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 पॉइंट और यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे साध्वी निरंजन ज्योति जी जो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट है, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो राज्य मंत्री आपका किसी राज्य का मंत्री नहीं होता है, ये मंत्री आपका कैबिनेट का ही मंत्री होता है, यानी आपका मंत्री परिषद का ही मंत्री होता है, लेकिन इसे राज्य मंत्री कहा जाता है क्योंकि इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है। पंचायती राज जो है आपकी सेकेंड मिलेनियम BCE ने, यानी आपकी दूसरी BC, सेकंड BC यानी सेकंड ईसा पूर्व में, 2 ईसा पूर्व में जो है भारत में जन्मी है पंचायती राज व्यवस्था। वैदिक काल में जो है इसका जन्म हुआ है। ठीक है। साथ में पंचायती राज, अच्छा बिहार, यहां पे ये मिस्टेक है। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1958 में कहां बनाई गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में। एक राजस्थान का जिला है नागौर, राजस्थान में जो है क्या था आपका पंचायती राज का जो है क्या हुआ था, या पंचायती राज को जो है सबसे पहले किस जो है आपके जो है स्टेट ने बनाया है, डेवलप किया है, यानी अपने यहाँ पे लागू किया है पंचायती राज को, तो राजस्थान ने। साथ में 20वीं सेंचुरी मॉडर्न पंचायती राज, हमने पंचायती राज को अपने संविधान में भी जो है डाल दिया है। कब डाला है? 1993 में। कब? 24 अप्रैल 1993 में हमने क्या किया है, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन से अपने संविधान के 9वें अपने भाग में डाल दिया है। संविधान के 9वें भाग में इसे इंक्लूड किया है हमने। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बताइएगा, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ अ गारंटी टू होस्ट द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल फीफा एसोसिएशन एज पार्ट ऑफ अंडर 17, यहां पे क्या लिखा है, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इन विच कंट्री। तो किस देश में जो है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो है होंगे, तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे। और याद रखना भारत जो है फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम होस्ट, भारत प्रथम बार होस्ट कर रहा है अंडर आपके वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप। और ये जो है वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप का 7वां आपका संस्करण है, 7वां संस्करण है, 7th एडिशन है, 7वां संस्करण है। इतनी बात यहां पे याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू आपका वुमेन वर्ल्ड कप। ये कब से कब आयोजन होगा, तो 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 तक, 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 ये इसकी आयोजन तिथि है, किसकी, फीफा जो होगा आपका अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप। इतनी बात याद रखनी है और कुछ पॉइंट और इससे रिलेटेड आपको याद रख लेने हैं। फीफा इज एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, यानी फीफा की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल गवर्निंग एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, बीच फुटबॉल, अच्छा एसोसिएशन फुटबॉल, बीच फुटबॉल, फुटसल, इन सब की जो है ये सब जो है कराती है। ये कब बनी थी, 1904 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। फीफा के आपके हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। इट्स मेंबर का 211 देश इसमें जो है आपके आ जाते हैं। और साथ में जियोनी विंचेंस इन्फेंटिनो इज अ स्विस इटालियन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के करंट प्रेसिडेंट आपसे अगर पूछे जाएंगे, जियोवनी विंसेंजो इन्फेंटिनो जो है आपके कौन हो जाएंगे, फीफा के जो है
आपके चेयरमैन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी अध्यक्ष हो जाएंगे। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा साहब जो है आपके कौन हो जाएंगे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। एशियन फुटबॉल फेडरेशन के जो है आपके अगर चेयरमैन आपसे पूछे जाएं तो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा साहब उसके जो है आपके चेयरमैन हो जाएंगे। इतनी बात आपको यहां पे याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम 2-3 पॉइंट और यहां पे याद रखिएगा। जो आपके अलेक्जेंडर सेफरिन हैं, ये आपके इज अ स्लोवेनियन लॉयर एंड फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर बिटवीन 2011, ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। जो है सेक्रेटरी जो है आपकी सेक्रेटरी जनरल ऑफ फीफा आपकी फातिमा समूरा हो जाएंगी। फातिमा समोरा जो है फीफा की महासचिव इस समय जो है आपकी देखी जा रही हैं, यानी हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहां पे समझ लेते हैं चीजों को। वेयर इज द 44th चेस ओलंपियाड, 44वां चेस ओलंपियाड कहां पे आपका आयोजन किया शुरू हो चुका है, तो भारत के ही अंदर आज की तारीख में आपका शुरू हो चुका है 28 को ही। इतनी बात आपको यहां पे याद रखनी है। अगर बात करेंगे इसकी 44th चेस ओलंपियाड की, तो यहां पे देखिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब हैं इस समय। हमारा जो चेस जो है आपका 19वीं शताब्दी में जो है कंपटीशन होने लगा था चेस का। जो चेस को कराता है वो है आपकी इंटरनेशनल बाई टुडे गवर्नड बाई इंटरनेशनली बाई फीडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फीडे इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। जो आपके पेंटाला हरिकृष्णा एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, ठीक, भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं पेंटाला। और विश्वनाथन आनंद जिन्हें आप बिशी के नाम से जानते हैं, एक ऐसे भारतीय शतरंज के खिलाड़ी हैं जो 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन आपके विश्वनाथन आनंद रह चुके हैं। और इन्हें ग्रैंड मास्टर का जो है खिताब 1988 में मिला था, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन? विशी, आपके विश्वनाथन आनंद साहब आपके ये बने थे। साथ में 2-4 पॉइंट इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड और देखिएगा। निहाल सरीन इज एन इंडियन चेस प्लेयर। निहाल सरीन जो है आपका इंडियन चेस प्लेयर है और चेस प्रोडिगी, ये जो है बहुत अच्छा बच्चा है, चेस को बहुत अच्छे से खेलता है और ये जो है आपका ग्रैंड मास्टर 14 साल की उम्र में ही बन गया था। साथ में उसकी ELO रैंकिंग 2600 है। बहुत बड़ी बात है मेरे लाल की चीज जो है इसकी ELO रैंकिंग 2600 हो चुकी है। ELO रैंकिंग जिसकी 2700 है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं। अभी भारत से ही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि अभी भारत का एक लाल जो है 2700 ELO रैंकिंग पे आपके चेस में पहुंचा है। 2600 हम निहाल सरीन साहब की जो है आपकी ELO रेटिंग है, ठीक है। अर्जुन इरिगेसी इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। जो अर्जुन इरिगेसी हैं ये भी इसमें जो है आपकी शिरकत कर रहे हैं। सभी के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां पे देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली व्हेन वाज द अवार्ड सेरेमनी ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट इवनिंग 2022 सेलिब्रेटेड। अवार्ड सेरेमनी जो है आपकी वेस्टर्न फ्लीट की 2022 में सेलिब्रेट कब हुई है, तो 24 जुलाई को ये जो है आपकी सेलिब्रेशन हुआ है। ये इस फ्लिंग वाइस के नाम से जो है जानी जाती है, फ्लिंग वाइस के नाम से जो है जानी जाती है नॉर्मली। ये सेलिब्रेशन है एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ये स्वार्ड आर्म के द्वारा किया जाता है। स्वार्ड आर्म कौन होती है अभी देखते हैं हम लोग। तो स्वार्ड आर्म के द्वारा ये सेलिब्रेशन आपका किया जाता है। इससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो वेस्टर्न फ्लीट इज एन नवल फ्लीट यानी नौसेना की एक जो है फ्लीट है ऑफ द इंडियन नेवी। इट इज नोन एज स्वार्ड आर्म। जो वेस्टर्न फ्लीट है इसे स्वार्ड आर्म के नाम से भी जाना जाता है। द वेस्टर्न फ्लीट इज हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट कोस्ट पे। द वेस्टर्न फ्लीट वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 मार्च 1968। 1 मार्च 1968 में इसकी जो है क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। रियर एडमिरल समीर सक्सेना जो है इसके करंट जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडर हैं वेस्टर्न फ्लीट के। साथ में ही द करंट फ्लैगशिप ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट इज द एयरक्राफ्ट कैरियर इज विक्रमादित्य R33। जो करंट आपका फ्लैगशिप है वेस्टर्न फ्लीट का
जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, मेन एयरक्राफ्ट कैरियर, देखो हर फ्लीट का अपना अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ऐसा शिप जहां जिस पे क्या उतर सके, एरोप्लेन आ सके। तो एरोप्लेन रखने वाला इस फ्लीट का जो है आपका जहाज बेड़ा, कौन सा जहाजी बेड़ा हो जाता है, तो विक्रमादित्य, जिसका नाम R33 है। रियर एडमिरल इज अ 2 स्टार फ्लैग ऑफिसर रैंक, जो है ये 2 स्टार ऑफिसर रैंक होती है रियर एडमिरल। द इंडियन नेवी, इट इज द 3rd हाईएस्ट एक्टिव रैंक इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में तृतीय स्थान पे आपका रियर एडमिरल ही आता है। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहां पे मूव कर जाते हैं। वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन कोऑपरेटिव बैंक वी सेटअप रिसेंटली। तो ये आज के करंट अफेयर्स का आपका आखिरी और अंतिम प्रश्न होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन कोऑपरेटिव बैंक सेटअप रिसेंटली। अभी हाल ही फिलहाल में आपकी ऑल वुमेन कोऑपरेटिव बैंक जो है कहां पे स्थापित की गई है, की जानी है, तो राजस्थान में आपकी जो है इसकी स्थापना होनी है। साथ में तेलंगाना गवर्नमेंट की स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, किसके, तेलंगाना निधि, तेलंगाना गवर्नमेंट, कौन हेल्प कर रहा है इसकी, तो तेलंगाना गवर्नमेंट्स स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो ये जो है मदद कर रही है इसकी, किसकी, राजस्थान में जो है ऑल वुमेन, ये भारत की पहली ऑल वुमेन कोऑपरेटिव बैंक जो है स्थापित होने जा रही है आपके राजस्थान के अंदर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं और आज का कार्यक्रम एंड हो जाएगा इसी के साथ। भारतीय महिला बैंक की स्थापना आपकी 2013 में हुई थी। अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर तो दिल्ली में हो जाते हैं। साथ में महाराष्ट्र डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 2 भाग कर दिए गए थे, और गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे साहब जो है आपके 20 में जो है आपके कौन हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री हो जाएंगे महाराष्ट्र के। साथ में भगत सिंह कोश्यारी साहब जो है यहाँ के कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। साथ में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आपके अशोक गहलोत साहब जो हो जाएंगे, जो कि आपके आईएनसी से रिलेट करते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है आपके आईएनसी से जो है रिलेशन रखते हैं। राजस्थान के गवर्नर जी हो जाएंगे आपके कलराज मिश्र साहब। चलिए आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे हम एंड करते हैं। हमारे जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज जो हमारे हुए थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। कल मिलते हैं आपसे ऐसे ही आनंद भरे और सेशंस के साथ। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।